नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। तो दुनिया भर में 28,92,508 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से दुनिया में अब तक 2,02,455 लोगों की मौत हो गई है। अकेले अगर अमेरिका की बात की जाए तो 9,56,375 केस यहां सामने आए हैं, जिनमें 53,928 की मौत हो गई है। इटली की बात करें तो यहां पर 26,384 और स्पेन में 22,902 की मौत अब तक कोरोना मामले से हो चुकी है। फ्रांस में 22,614 और ब्रिटेन में 20,319 की मौत हो गई है। देश में अगर अपने देश की बात की जाए तो 24,942 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश भर में कोरोना से 779 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1793 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 27 की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश का आगरा जो जिला है उसमें 371 है मरीजों की तादाद। लखनऊ में 204 कोरोना मरीज हैं। वहीं उत्तराखंड में 48 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 25 रिकवर हो चुके हैं। और लखनऊ से खबर है, 79 कश्मीरी बंदी जमानत पर छोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब भी बंद हैं 160 कश्मीरी। कुल 339 कश्मीरी बंदी यहां लाए गए थे। कश्मीर से धारा 370 हटाने के दौरान ये गिरफ्तारी की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की जेलों में इन्हें रखा गया था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि इनमें से 79 कश्मीरी बंदियों को जमानत पर छोड़ा गया है, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश के जेलों में 160 कश्मीरी बंद हैं। कुल मिलाकर 239 कश्मीरी बंदी यहां लाए गए थे जब कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था। उस दौरान इन्हें गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश के जेलों में रखा गया था, लेकिन अब उनमें से 79 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जेलों में कैदियों की संख्या काफी ज्यादा है, उसको देखते हुए ही इन्हें रिहा किया गया जमानत पर? नहीं नीलू, देखिए, इनका सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 7 साल से कम की सजा वाले कैदी और बंदी है उनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो कश्मीरी बंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये रूटीन तौर पर छोड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो भी कोर्ट इनको जमानत दे देती है, फिर उस कोर्ट के आदेश को जब यूपी की जेलों में भेजा जाता है, उसको रेडियोग्राम द्वारा कंफर्म किया जाता है। जब जम्मू कश्मीर की कोर्ट इस चीज को कंफर्म कर देती है कि हाँ फलां कैदी को यहाँ से जमानत दी जा चुकी है, फिर जम्मू कश्मीर की सरकार को यहाँ से चिट्ठी लिखी जाती है, डीजी जेल को चिट्ठी लिखी जाती है, तो वहां से कैदी के घर का कोई भी व्यक्ति एक पास लेकर आता है। उस पास के ऊपर इस बंदी को जमानत पर जेल से, यानी ऋषभ, ये रेगुलर प्रोसेस में जो लगातार जमानत हो रही है उसको लेकर ये जो 79 कश्मीरी बंदी है उनको छोड़ा गया है? जी हाँ, इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लॉकडाउन से, कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। 5-6 महीने से करीब ये सारे बंदी उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद थे। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, पीएसए एक्ट में इन सब लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ज्यादातर लोगों की। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यूपी की अलग अलग जेलों में रखे गए थे। वहां की कोर्ट में मामले ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर की कोर्ट जिसको जमानत देती है, उस जमानत के आधार पर इन बंदियों को उत्तर प्रदेश की जेलों से छोड़ा जा रहा है। चलिए ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर ही लखनऊ से आ रही है। यहाँ पर घटिया पीपीई किट की चिट्ठी लीक मामले पर अब जांच शुरू हो गई है। एसटीएफ ने ये चिट्ठी लीक केस की जांच शुरू की है। मामले में डीजीएमई के गुप्ता के बयान दर्ज किए गए हैं। कई मेडिकल कॉलेज के क्वालिटी पर उठाए गए थे सवाल। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने इस किट को खरीदा था। 16 अप्रैल को किट की शिकायत की चिट्ठी लीक हुई थी और अब इस पर जांच बिठा दी गई है। ऋषभ, जिस तरह से पीपीई किट को लेकर लगातार सवालों के घेरे में थे, अब उस चिट्ठी का लीक होना और अब एसटीएफ इस पूरे मामले को जांच कर रही है, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ेगी और इस जांच के दायरे में कौन कौन आएगा? देखिए, जैसे ही घटिया पीपीई किट का मामला उजागर हुआ था, कई मेडिकल कॉलेजेस ने सरकार को, शासन को चिट्ठी लिखी थी कि जो पीपीई किट मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सप्लाई की गई वो घटिया क्वालिटी की है। सरकार की ओर से तुरंत सफाई भी आई थी और तुरंत विड्रॉ कर ली गई थी वो सारी किट। सरकार की ओर से सफाई भी दी गई थी कि ये पहले पीपीई किट खरीदी गई थी, इस पर्पज के लिए नहीं थी, लेकिन भूलवश ये सप्लाई हो गई। तो ये तो एक अलग मामला हो गया पीपीई किट की क्वालिटी का। लेकिन इसी के साथ एसटीएफ को इस बात की जांच सौंपी गई है, घटिया पीपीई किट को लेकर जो चिट्ठियां शासन सरकार को लिखी गई थी वो कहां से लीक हुई हैं। तो चिट्ठी लीक मामले की एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है।
जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी के गुप्ता के कल बयान दर्ज भी किए गए। अभी तमाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसके अधिकारियों से भी एसटीएफ पूछताछ करेगी। तब ये बात पुख्ता हो पाएगी कि लॉकडाउन के समय में जब पूरी सरकार कोरोना संकट को झेल रही, सब साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे समय में इस असंवेदनशील तरीके का कदम उठाते हुए किसने ये चिट्ठी लिखी जिससे सरकार की फजीहत भी हुई है। और सरकार की उसे सफाई भी दी गई थी कि पीपीई किट को तुरंत रिप्लेस भी किया गया है, ये गलती से सप्लाई हो गई थी, लेकिन सरकार की फजीहत जरूर हुई थी। इसके लिए इसकी एसटीएफ जांच के आदेश दिए गए थे और एसटीएफ उस चिट्ठी लिख की जांच कर रही है। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चिट्ठी पीपीई किट को लेकर जो लिखी गई थी वो किस तरह से लीक हुई है और अब इसी मामले पर एसटीएफ जांच कर रही है। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर 13 पॉजिटिव मिले हैं, यानी 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 13 में से 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कानपुर में संक्रमित पुलिस वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कानपुर में एक पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 165 हो गई है। कानपुर में कोरोना से 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 24,942 तक पहुंच गई है। देश भर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 18,953 और अब तक देश भर में 5,209 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में 779 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1793 तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1504 है और अब तक उत्तर प्रदेश में 248 मरीज ठीक भी हो गए हैं। अब तक 27 लोगों को कोरोना से उत्तर प्रदेश में 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और किस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों से क्या है जिले की हालत, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी। मोहम्मद शबाब लखनऊ से है, फरीद शमसी मुरादाबाद से, देवेश त्यागी सहारनपुर से, अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शबाब के पास ही चलते हैं। शबाब, एक एक कर कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि हर चीजों पर प्रशासन और सरकार की नजर है, इसके बाद भी अगर लखनऊ की बात की जाए तो आंकड़ा क्या कह रहा है और लॉकडाउन अब धीरे धीरे 3 मई की तरफ बढ़ता हुआ, कितनी राहत और कितनी मुश्किलें प्रशासन के सामने? देखिए, लगातार कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ना बड़ा चिंता का सबब है नीलू। और पिछले देर रात तक जो आंकड़ा 177 उत्तर प्रदेश में बढ़ गया था अचानक मरीजों की संख्या का, वो ज्यादा पेशानी पर बल ला रहा है स्वास्थ्य महकमे के कि अचानक कोरोना पेशेंट्स की संख्या एकदम से बढ़ जा रही है, वो ज्यादा चिंता का सबब है। राजधानी लखनऊ में भी आंकड़ा 200 के पार हो गया है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का कारण पैदा कर रही हैं। एक तरफ लगातार स्वास्थ्य महकमा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो एकाएक रुक जाती है, तो उसके बाद 2-1 दिन के बाद एकदम से जो है बढ़ती है। जैसे कानपुर में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब पैदा कर रही है। लॉकडाउन निश्चित तौर पर जारी है और लॉकडाउन को फॉलो कराने की कोशिशें की जा रही थी। आपको याद है कल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि कुछ दुकानों को खोला जाए, सशर्तों के खोला जाए, लेकिन इस यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि इन दुकानों को या नई दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते जो मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसका जो है वो बड़ा कारण जो है वो हो सकता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में कोई भी नई दुकान या कोई भी नया ऑफिस खोलने की इजाजत नहीं मिली। लॉकडाउन 3 मई की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा भी नहीं है सरकार के पास भी, क्योंकि अगर लोग अपने घरों में नहीं रहेंगे और बेतरतीब बाहर निकल आएंगे तो फिर मरीजों की तादाद बढ़ने से बिल्कुल शबाब, कोई चारा भी नहीं है। यही सोशल डिस्टेंसिंग आपको कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी से बचाएगा। अमित सिंह भी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए, यहां पर भी रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा क्या कह रहा है यहां पर, और क्या रैंडम टेस्ट हो रहे हैं यहां पे लोगों के? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज्यादा चीजें निकलकर बाहर आएंगी और फिर हालात से निपटने के लिए उसकी तैयारी की जाएगी। कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर में अब तक 112 पेशेंट हैं
राहत की बात यह है गौतम बुद्ध नगर कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर में अब तक 112 पेशेंट हैं। राहत की बात यह है गौतम बुद्ध नगर के लिए लगभग 59 ऐसे पेशेंट हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर बात करें एक्टिव केस की तो लगभग 53 ऐसे एक्टिव केस है जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। बात हॉटस्पॉट की करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में एक चैन बनी थी जो सीज फायर कंपनी थी, उसी के चलते कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ी थी। उसको तोड़ने के लिए गौतम बुद्ध नगर में 40 ऐसे हॉटस्पॉट बनाए हैं, जिसमें 17 ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं और 13 ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं और 10 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो ग्रीन जोन में हैं। कुल मिला के जो चैन बनी थी उसको तोड़ने के लिए हॉटस्पॉट की संख्या भी गौतम बुद्ध नगर में बढ़ा दी गई है। बात करते हैं कि जो कल आदेश हुआ था कि दुकानें खोली जाएंगी, तो गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने साफ आदेश दे दिए कि कोई भी गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन को सख्ताई से पालन किया जाएगा। कोई भी अगर दुकान खोलता है बिना शासन की इजाजत के तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात और आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से लगातार जो दिल्ली बॉर्डर है, नोएडा डीएनडी है, वो सील कर दिया गया है कि चूंकि गौतम बुद्ध नगर में जो दिल्ली से कुछ ऐसे पेशेंट थे या ऐसे डॉक्टर थे जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ गई थी, तो उस पर भी जिला प्रशासन ने और पुलिस ने सख्ती बरती है। और पूरी तरह से क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो नोएडा गाजियाबाद का इलाका है वो दिल्ली से सटता है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह करना भी काफी ज्यादा जरूरी था, जिससे कि बॉर्डर से लोग इधर उधर ना जाए और कोरोना संक्रमण के मामले ना फैले। हमारे साथ मोहम्मद शबाब के अलावा फरीद शमशी भी जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। फरीद, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी रोज नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है और क्या जो रेड जोन बनाए गए हैं, जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, वहां क्या रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है लोगों की? पहले तो नीलू मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से बार बार ये अपील की थी कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों से ना निकलें। उस पर लोगों ने पिछले 3 दिन से ज्यादा अमल किया है। और अब मुरादाबाद से एक अच्छी खबर यह है, कल जब मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और आम लोगों के 144 कोरोना संदिग्ध टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसने खुशी मिली कि 143 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मुरादाबाद में इस वक्त जो मौजूदा एक्टिव मरीज हैं वो 92 नंबर है और 4 यहाँ मौत हुई थी। और पूरे अगर डिवीजन की बात करें तो 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी और एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया था। तो मुरादाबाद में हालात बहुत बेहतर हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हॉटस्पॉट वाले जो 21 इलाके हैं वहां पर डोर टू डोर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और आज एक नया मॉडल जिला प्रशासन यहां इस्तेमाल करने जा रहा है। जो हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं वहां 10-10 लोगों को चिन्हित करके पहले स्वास्थ्य विभाग ट्रेनिंग देगा, उसके बाद वो थाने पर रहेंगे और वहां जो कॉल आएगी उस कॉल के आधार पर वो दवाई पहुंचाएंगे, जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। तो मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है। अगर ये कामयाब हुआ तो और जरूरी चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी नीलू, बिल्कुल फरीद, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुरादाबाद में चीजें निकलकर सामने आई है कि लोग घर के अंदर रह रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो मामले भी कम हो रहे हैं। और बार बार चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, यही बताने की कोशिश हमारे तमाम दर्शकों को करते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें। देवेश से आगे हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेश, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो वहां की स्थिति क्या कह रही है? क्या वहां पर मामले बढ़े हैं या फिर मामले जस के तस बने हुए हैं? नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा है, लेकिन यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संख्या बढ़ रही है। कल दोपहर भी 9 कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिससे आंकड़ा 160 पहुंच गया है। और नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, हॉटस्पॉट इलाकों में देवबंद सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा है, जिसमें 81 लोग पॉजिटिव निकले हैं। और उसमें भी कल नीलू 9 लोग जो है पॉजिटिव आए थे, जो दारुल के छात्र थे, और उसमें 8 अफगानी थे और एक देवबंद का था। इसके अलावा नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन में लोग जो हैं झुंड बनाकर गलियों में निकलते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस को देखते हैं अंदर चले जाते हैं, जैसे ही पुलिस जाती है फिर बाहर आते हैं।
इसका कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल और ये देवेश, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, समझाने की जिससे कोशिश की जाती है कि आप पुलिस को चकमा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को चकमा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से झुंड में निकलेंगे, एक को होता है तो फिर कईयों को कोरोना संक्रमण से वो पीड़ित हो जाएंगे। ये बात लोगों को बहुत जल्द समझनी होगी और लॉकडाउन का पालन भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फतेहपुर से खबर लेते हैं। यहां पर नदी में डूबे पुलिसकर्मियों की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम और पीएससी की गोताखोर सुबह से इन्हें तलाशने में जुटे हैं। पुलिस नदी में जाल डालकर तीनों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। आपको बता दें कि कल लॉकडाउन की निगरानी करते समय यमुना नदी में नाव डूब गई थी, जिसमें दरोगा और सिपाही समेत 3 लोग डूब गए थे। बातचीत करने के लिए करुणा सिंधु इस वक्त फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करुणा, अगर बात की जाए तो क्या अब तक एनडीआरएफ को कोई सफलता मिल पाई है इनकी तलाश में? जी, मैं बताऊं कि अब जो मौके के हालात है कि तीनों शवों को गोताखोरों ने बरामद कर लिया है। दरोगा रामजीत, सिपाही शशिकांत समेत नाविक रवि के तीनों शव बरामद किए गए हैं। और बहुत ही दुखद ये घटना है जिस ढंग से अपनी ड्यूटी पर तैनात और अपने कर्तव्य के निर्वहन में दरोगा और सिपाही की मौत हुई है, वो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। ये तीनों उस समय यमुना में डूबे थे जब ये नाव से जो है लॉकडाउन की निगरानी कर रहे थे, बांदा से इस पार आने वालों की निगरानी कर रहे थे। उस समय तेज हवा के चलते और बारिश के चलते इनकी नाव छोटी थी और वो यमुना में डूब गई थी। लगभग 12 घंटे के लगातार रेस्क्यू के बाद अब जो है एनडीआरएफ के जवानों ने और पीएससी के गोताखोरों ने इनकी तीनों शवों को बाहर निकाला है। चलिए करुणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनडीआरएफ को सफलता मिल गई है। एएसआई और कांस्टेबल सहित जो नाविक था उसकी डूबने से अब मौत हो गई और तीनों के शवों को एनडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। और सीएम योगी की टीम 11 के साथ आज बैठक होने वाली है। 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री। लॉकडाउन और कार्यवाही का अपडेट भी लेंगे। योगी जिले में दी गई छूट पर भी अपडेट लेंगे कि क्या कुछ तैयारी उसको लेकर है और आगे किस तरह की तैयारी करने की बात हो रही है, उसकी भी समीक्षा इस टीम 11 की बैठक में। अजीत हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, आज की मीटिंग किस लिहाज से खास मानी जा रही है? देखिए नीलू, आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है और कई मसलों को लेकर महत्वपूर्ण। एक तो जो 5 से 10 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाना है, दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें शेल्टर होम में रखना है, उस पर सीएम बैठक लेंगे। और साफ तौर पर कल भी उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों के शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाए, इसकी तैयारी की जाए, उनके क्वारंटीन करने की और उनके चिकित्सीय परीक्षण की। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में जिन 56 जिलों में छूट दी गई है और जहां हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं, वहां किस तरह से सुविधाएं चल रही हैं, लोगों का आवागमन किस तरह चल रहा है, जो सरकारी दफ्तर खुले हैं, गेहूं क्रय केंद्र, गेहूं जो खरीदे जा रहे हैं किसानों को, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। और तीसरी बात कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के जो केसेज अभी भी उनके संपर्क में आने वाले लोगों के केसेज सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग में कितनी तैयारियां हैं आगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बड़े बेड की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहे, जिससे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम 5 से 10 लाख लोगों का इलाज कर सकें। तो इन सब चीजों को लेकर आज काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक होगी नीलू। और 10 बजे ये थोड़ी देर बाद यानी मुख्यमंत्री आवास पर टीम 11 के साथ ये बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ साथ एसीएस होम भी मौजूद होंगे। तो आज की बैठक मजदूरों को रोजगार, स्वरोजगार और उन्हें वतन वापसी को लेकर काफी अहम बैठक है। बिल्कुल, चलिए अजीत, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज टीम 11 की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस लिहाज से भी जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, अब उनको किस तरह से चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, किस तरह से उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। और बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। दोपहर 12:35 पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। कल मुखबा से रवाना हुई थी डोली और रात्रि विश्राम के बाद आज गंगोत्री पहुंचेगी। कपाट खोलने के मौके पर सिर्फ 21 पंडा पुरोहित मौजूद रहेंगे, बाकी अन्य कोई भक्त वहां पर नहीं होगा। इससे पहले कल जब मुखबा से डोली निकली थी तब भी पिछले सालों की तरह भीड़ नहीं दिखाई दी थी। ऐसा पहली बार होगा जब कपाट खुलने के मौके पर भक्त नहीं होंगे।
वहीं इस बार गंगोत्री मंदिर को भी स्थानीय फूलों से सजाया गया है। आज ही गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और उससे ठीक पहले हम आपको गंगोत्री धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें स्थानीय फूलों से मंदिर को सजाया गया है। आप भी देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर का भव्य नजारा। तो तस्वीरें आज गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर खुलेंगे और स्थानीय फूलों से ही आज पूरे मंदिर का श्रृंगार किया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं आज ही केदारनाथ की डोली भी रवाना हो गई है। अपने इतिहास में पहली बार बाबा केदार की डोली गाड़ी पर जा रही है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई बाबा केदार की डोली और आज गौरीकुंड में रात्रि विश्राम के बाद 27 अप्रैल को पहुंचेगी भीमबली। वहां से 28 को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली और 29 को कपाट खोले जाएंगे। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 ग्रुप में अश्लीलता देखने को मिली है। वीडियो में डाली कुछ अश्लील फोटो। ग्रुप में डीएम, एसपी, सीडीओ समेत महिला अधिकारी भी मौजूद हैं। वीडियो की अश्लील फोटो देखकर अधिकारी हैरान रह गए। आनंद फानन में रिमूव किया गया है कोविड-19 व्हाट्सएप ग्रुप को। डीएम ने सीडीओ को कड़ी कार्रवाई के अब इसको लेकर आदेश दिए हैं। शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मामला जो है जितना हैरत भरा है उतना ही गंभीरता जो कोरोना और कोविड-19 को लेकर के गंभीरता है उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जिले का जो है एक खंड विकास अधिकारी जिस तरह से जो है ग्रुप में अपनी खुद की फोटोज जो नग्न फोटो होती है वो डाल देता है, तो पूरे अधिकारी हैरत में हैं क्योंकि उस ग्रुप में कोविड-19 से जुड़ा हुआ ग्रुप है और कोविड-19 का इस समय दुनिया में किस तरह से कहर मचा रहा है उसको लेकर कितना गंभीर जिला प्रशासन है, उसके अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसको लेकर के प्रश्न है। और उसके बाद जब फोटो वहां पड़ती हैं तो पूरे अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं। कई महिला अधिकारी भी उससे जुड़े हुए हैं। पूरे जिले का एक ग्रुप है। तो उसके बाद जो आंगन फागन में सभी लोगों को ग्रुप से रिमूव किया जाता है और पूरे जिला प्रशासन में इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। खुद डीएम ने जो है इस मामले का संज्ञान लिया और सीडीओ को बुला करके उन्होंने इस पर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से जो है सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं कि जो वीडियो हैं जिन्होंने ये फोटो जो है खुद की उनकी अपनी फोटो है और नग्न फोटो है वो इन ग्रुप में उस ग्रुप में डाली है, उन पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो है किस कारण से जो है उन्होंने इस ग्रुप में इन फोटोज को डाला है। चलिए, तो ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।